तो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपर्दन का तीसरा कारक। पहले कारक को हमने देखा है नदी के रूप में, दूसरा कारक था हमारे पास में वायु, और आज होगी हमारे पास में बर्फ़ यानी कि हिम। और हिम से निर्मित जो होंगी उसे हम कहेंगे हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ। अब हिम भी क्या करेगी? वही तीन काम करेगी, अपर्दन करेगी, उसका परिवहन करेगी और कहीं ना कहीं ले जाकर के उसका निक्षेपण करेगी। अपर्दन करना यानी कि उसे साथ में लेना, ठीक है। परिवहन करना, लेकर के चलना, और निक्षेपण यानी कि छोड़ देना। चलिए, और जहाँ पर निक्षेपण किया जाएगा वो कहलाएगा अवसाद। वहाँ पे क्या बन जाएगा? अवसाद जमा हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले देखिएगा, इक्वेटर जो हमारे पास में है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर आपको हिम रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी? एक होता है हिम रेखा। हिम रेखा जो है यह हमें भूमध्य रेखा के नज़दीक अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे ध्रुवों की ओर, हिम रेखा का जो स्तर है वो क्या होता जाएगा? नीचे आता जाएगा। कहने का मतलब कि हमें यहाँ पर भूमध्य रेखा पर बहुत ऊंचाई पर जाकर के बर्फ़ मिलेगी। तो यही जो ऊंचाई पर जाकर बर्फ़ मिल रही है, ये हिम रेखा ऊंची है यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे तो हिम रेखा नीचे आ गई, बर्फ़ नीचे से ही शुरू होगी जमना। और आगे चलेंगे, हिम रेखा और नीचे आ गई। तो ये अपने हिमालय का एग्जाम्पल है कि हिमालय में हिम रेखा जो होती है वो लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। कितनी? 2000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई कितनी होती है? 5000 मीटर होती है। कि 5000 मीटर चढ़ेंगे ना, उसके बाद बर्फ़ जमना शुरू होगी। और जैसे अपन 30 डिग्री के आसपास आएंगे यानी हिमालय पर आएंगे तो यहाँ 2000 मीटर की ऊंचाई पर ही बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। और आगे चलेंगे तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। और आगे चलेंगे 500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ मिलेगी। और एक ऐसा क्षेत्र आएगा जब हमें धरातल पर ही बर्फ़ मिल जाएगी। तो वह क्षेत्र कौन सा होता है? ध्रुवों वाला। वो क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवों का क्षेत्र है। तो ध्रुवों की जो बर्फ़ होती है वो लगभग स्थायी होती है। कैसी होती है? वो स्थायी होती है, जिसे हम हिम महाद्वीप कहते हैं। हिम के महाद्वीप कहेंगे। हिम महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में आप ग्रीनलैंड को देखोगे, जो ग्रीनलैंड एक द्वीप है, उसकी जो हिम है वो फिक्स है। वो ना तो कम होती है, ना पिघलती है, ना उस पर दोबारा से जमती है। मतलब जितनी है उतनी उसकी मोटाई बनी हुई है उसी तरीके से। और दक्षिण गोलार्ध में आप देखेंगे अंटार्कटिका। दक्षिण गोलार्ध में आपको क्या मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पूरी की पूरी बर्फ़ जमी हुई है। इसमें यदि हम बर्फ़ हटा देते ना, इसके अंदर अगर हम बर्फ़ हटा देते तो ध्यान रखना, सी लेवल यानी ये समुद्र पॉइंट है, समुद्र का तल है इतना ऊंचाई। तो इसका मतलब इन जगहों पर क्या बन जाती? झीलें बन जाती। यानी यूँ कहे तो लगभग पूरा अंटार्कटिका ही क्या हो जाता है? यहाँ पे महासागर में डूब जाता। क्योंकि देखो, सी लेवल किसे कहते हैं? समुद्र तल, जहाँ पर समुद्र का जल होता है, ठीक है। तो ये समुद्र का जल तो देखो आपको दिख रहा होगा कि जो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि है उससे लगभग ऊंचा ही है। ये अंटार्कटिका की क्या है? मुख्य भूमि है। ध्यान रखना, मुख्य भूमि जिसके ऊपर ये बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन ये बर्फ़ जो है बहुत लंबे समय से जमी हुई है। 400 मीटर ऊंचाई यानी 4 किलोमीटर मोटी यहाँ पे बर्फ़ की परत जमी हुई है। तो इसे कहेंगे आप हिम महाद्वीप। तो पहले हमने देखा हिम रेखा किसे कहते हैं। हिम रेखा वह बिंदु होता है, ऊंचाई का वह स्तर होता है जिस स्तर के बाद बर्फ़ जमना शुरू करती है, उसे हम क्या कहेंगे? हिम रेखा कहेंगे। हिम महाद्वीप किसे कहेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर साल भर हिम जमी रहती है, हिम से बने जो क्षेत्र होते हैं उसे हम हिम महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हिम चादर। हिम चादर किसे कहेंगे? हिम चादर। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये हिम की चादर मीटर या कई मीटर मोटी हो सकती है, कई 100 मीटर भी मोटाई की हो सकती है। ये हिम की चादर है। इस प्रकार से कई बार ये झीलों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो वो हिम की चादर होती है, ठीक है। तो हिम चादर किसे कहेंगे? यानी ठंडे प्रदेशों के अंदर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ जमती है, वहाँ
हिम की एक चादर बन जाती है, अनेक स्थलाकृतियों के ऊपर हिम की एक चादर जमा हो जाती है। तो हमें पता नहीं चलता कि उसके नीचे स्थलाकृति किस प्रकार की है, कि पठार है कि पहाड़ी है, वो हमें नहीं पता चलता। चलिए, उसके बाद में आता है हिम पर्वत, हिम के पर्वत। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जहाँ पर अपने को स्नोफॉल शुरू होगा वह हिम रेखा कहलाएगी। हिम रेखा, स्नोफॉल किसे कहते हैं? एक रेनफॉल होता है, रेनफॉल यानी कि पानी गिरना, रेनफॉल कहलाएगा, वर्षा। एक होगा स्नो, स्नो यानी कि बर्फ, बर्फ गिरना, वो बर्फ गिरना यानी कि स्नोफॉल कहलाता है। तो सबसे पहले वह ऊंचाई जिस स्तर से बर्फ जमना शुरू होती है उसे हम हिमरेखा कहते हैं। वो हिमरेखा यानी कि पर्वतों पर जमा होती है तो हम उसे हिम पर्वत कहेंगे। और अगर वो सभी पर्वतों पर हिम जमा हो जाती है तो वो हिम चादर कहलाएगी। सभी पर क्या होगी? हिम की चादर जमा हो चुकी है। अब उसके बाद में शुरुआत होती है हिमनद से। किसकी भी? हिमनद। हिमनद क्या है? हिमनद है हिम की नदी। हिमनद क्या है? हिम की नदी। हिम यानी कि बर्फ, बर्फ की नदी। अब किसकी नदी बहेगी? बर्फ की नदी बहेगी। पहले पानी की, जल की नदी थी तो हम नदी कहते हैं, तो बर्फ की नदी को हम क्या कहेंगे? हिमनद कहेंगे। और फिर उसके बाद में ये स्नो लाइन आ गई। स्नो लाइन जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ये देखिए। उसके बाद में बर्फ क्या होगी? पिघलना शुरू होगी। आइसबर्ग, आइसबर्ग किसे कहते हैं? पानी में तैर रहे टुकड़े को आइसबर्ग कहा जाता है। ये आइसबर्ग वही आइसबर्ग है जिन्होंने टाइटैनिक जहाज को डुबो दिया था। टाइटैनिक जहाज के बारे में नाम सुना आपने? जो कहते थे कि कभी नहीं डूबेगा, जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। किस वजह से? वो ग्रीनलैंड के पास में जा रहा था। ग्रीनलैंड के पास में जा रहा था जब, तो उधर से जो इस तरीके से हिम नद बह रही थी तो उसमें से जो टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े थे शेलखंड के, क्योंकि इनको पहले से गति मिली हुई थी, ऊपर से आ रहे हैं, गति मिली हुई थी, तो ऊपर से देखने को तो आपको लगेगा कि इसकी मोटाई कुछ मीटर ही है, परंतु आपने देखा होगा कि एरी ने इसका प्रयोग करके देखा था कि इसका एक हिस्सा ऊपर होता है और 9 हिस्से नीचे होते हैं। तो इस वजह से जब उन्होंने देखा, जब तक उन्होंने पता चला कि भी ये वास्तव में छोटा नहीं बहुत बड़ा है, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। जब उसको घुमाने लगे उतने में ये टकरा गया नीचे उसके, और इसी ने वो डुबो दिया, यानी बर्फ़ ने ही डुबो दिया। तो बर्फ़ भी इतनी खतरनाक होती है। चलिए, अब बात करते हैं हिमनद की। तो हिमनद इस तरीके से जो है पहाड़ों के बीच में से होती हुई हिमनद बहना शुरू होगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हिम को गति कैसे प्राप्त होती है। जब हिम को गति प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हिमनद कहेंगे। हिम को गति प्राप्त होने पर हम उसे हिमनद कहेंगे। तो हिम को गति मिली कैसे? तो हिम को गति मिलती है ऊपरी दबाव से। पहला कारण इसका है ऊपरी दबाव। पहला कारण मतलब क्या हुआ इसका? कि पहाड़ों पर बर्फ जम रही है, जमती गई बर्फ, जमती गई तो दबाव पड़ गया नीचे पर। नीचे जब दबाव पड़ता है, जब आप अपने दोनों तलियों को, दोनों हाथों का ऐसे पूरे जोर से दबाएंगे तो एक समय आएगा जब आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से दबाए रखेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके हाथों में आग लग जाएगी, दबाने से ही। ठीक है ना? दबा करके खेलना, पूरा जोर लगा के दबाना, आपकी हथेलियाँ गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, वो बर्फ़ क्या होती है, धरातल के बीच में दबाव होने की वजह से वो पिघलना शुरू होती है। और जैसे पिघलने शुरू होती है तो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर फिसलेगी। दूसरा कारण क्या हो गया? पार्थिव तापमान, यानी कि जो नीचे धरातल है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का भी अपना एक टेम्परेचर है, वो भी उसको पिघलाएगा, उसमें भी एनर्जी होती है। और तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण। तीसरा क्या होता है अभी? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है? कि ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, एक समय ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से वो जब फ्री हो जाती है, वहाँ पे दबाव लगने की वजह से गर्माहट हुई, गर्माहट की वजह से जो पार्थिव तापमान था उसने क्या कर दिया? उसको पिघला दिया। तो जब बीच में पिघला हुआ पदार्थ होगा तो ऊपर की हिम अब पकड़ नहीं पाएगी, तो इसलिए अब वहाँ से वो खिसकना शुरू हो जाएगी। 3 इसके मुख्य कारण होते हैं हिम को गति देने के। क्लियर है? चलिए देखें,
हिम को गति जब मिलती है तो वो किस प्रकार से अपर्दन करती है। तो ये आ गया हमारे पास में उत्पाटन। उत्पाटन, हिम जो है उत्पाटन करेगी और अपघर्षण करेगी। क्या करेगी भी? अपघर्षण करेगी। ध्यान रहे यह सन्निघर्षण नहीं करेगी, इसमें सन्निघर्षण की क्रिया नहीं होगी। सन्निघर्षण किसे कहते हैं? जब ये कंकड़ जो है, ये जो कंकड़ उसने उखाड़े हैं, उखाड़ना क्या कहलाता है? उखाड़ कर ले जाना कौन सी क्रिया कहलाती है? उत्पाटन क्रिया कहलाती है। और जब ये उखाड़े हुए टुकड़े नीचे घिसते हुए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? घर्षण। ठीक है, घिसकर चलना, ये हो गया अपघर्षण। लेकिन इसके जो टुकड़े होंगे ना वो आपस में नहीं टकरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बर्फ है। तो बर्फ के कहीं किस जगह पे टुकड़ा फंस गया, कभी किस जगह पे टुकड़ा फंस गया, जो नीचे से टुकड़ा इकट्ठा हुआ है, अब ये टुकड़ा यहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है, तो ये आपस में तो टकराएंगे नहीं। और आपस में टकराने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सन्निघर्षण कहते हैं। जब आपस में टकरा करके टुकड़े छोटे होते हैं उसे सन्निघर्षण कहते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? उत्पाटन की। या तो ये उखाड़ेगी, उखाड़ कर अपने साथ ले जाएगी, या उसको घिस करके चिकना करके जाएगी। ठीक है, दो क्रिया इसके अंदर होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं सर्क। सबसे पहली स्थलाकृति हमारे पास में आ गई भी सर्क। ये एक माउंट था, एक पर्वत था ये वाला, और ये पर्वत जो था वो इस प्रकार से पूरा भरा हुआ था बर्फ से। परंतु जैसे ही इस पर्वत से बर्फ जो है हिमनद के रूप में बहना शुरू होती है तो वह क्या करती है? यहाँ कटाव करती है। इस क्षेत्र में क्या किया उसने? कटाव किया। आपने देखा होगा पहाड़ियाँ जो होती हैं इस प्रकार से, ये पहाड़ी है। अब यहाँ से जब बर्फ़, इसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो बर्फ़ अब नीचे की ओर पिघलना शुरू होगी, नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगी। तो यह जाते जाते क्या करेगी? उस भाग का यहाँ पे क्या कर देगी भी? कटाव कर देगी। यानी रियल में इसका ढलान ऐसा था। वर्तमान में कटाव होने की वजह से क्या हो गया? एक कुर्सी जैसा सिस्टम बन गया, एक आराम कुर्सी बन गई। क्या बन गई भी? एक कुर्सी। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर पूरा भरा होता तो आपको पूरा गोल दिखाई देता। अब आपको यहाँ से खरोंच लगी हुई दिखाई दे रही होगी, यहाँ से कट लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो क्षेत्र है आपको घिसा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है घिसा हुआ, ये क्षेत्र जो है ये घिसा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं? सर्क। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से? सबसे पहली स्थलाकृति हम लिखेंगे सर्क। जब हिम जो होती है वो नीचे की ओर अपर्दित होने लगती है तो वह अपने साथ यहाँ से उत्पाटन करती है भी। उत्पाटन करके इसको आराम कुर्सी जैसा बना देती है, पर्वत को आराम कुर्सी जैसा बना देती है, तो उसे हम सर्क कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? सर्क कहलाती है। तो आप यहाँ पे साथ में लिख लो कि आराम कुर्सी, आराम कुर्सी जैसी आकृति ये बना देगी। ठीक है, अब यही अगर इस तरफ से भी अपर्दन हो गया और इधर से भी अपर्दन हो गया, दोनों तरफ से अपर्दन होने की वजह से जो ये बीच वाला आपको दिखाई दे रहा एरिया, ये पतला सा तीक्ष्ण एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये तीखा कटक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? सर्क किसे कहा है? ये बीच वाले हिस्से को। ये बीच वाला हिस्सा क्या है? सर्क, जो कि कटाव हो गया यहाँ से। तो फिर ये वाला हिस्सा क्या रह गया? जो ये तीखा है, जो इस प्रकार से ये तीखा होगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अरेत। क्या कहेंगे इसको भी? अरेत। दूसरी स्थलाकृति हमारी कौन सी है? अरेत। पहली स्थलाकृति कौन सी है? सर्क। जब यानी कि जब दोनों तरफ से इस प्रकार से घिसने की वजह से जब यहाँ पर हमारे पास में क्या रह जाएगा? ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है, इधर भी आराम कुर्सी बन गई, इधर भी आराम कुर्सी बन गई, तो ये दोनों तरफ तो क्या बन गए? सर्क। तो ये बीच वाला जो तीक्ष्ण एरिया रह जाएगा ना, इसे हम क्या कहेंगे? अरेत कहेंगे। तो आप किस प्रकार से बना करके आएंगे? इस प्रकार से बना करके आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको बनानी होंगी स्थलाकृतियाँ। देखो बनाना है, जितनी ज़्यादा स्थलाकृतियाँ बनाओगे उतनी अच्छी तरीके से वो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर आपकी थ्योरी पढ़ने पे उसको कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए दूसरी आकृति क्या आई हमारे पास में, अरेत आई। इनको अपन और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये सर्क है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा ये सर्क है, सारे के सारे ये सर्क है जो कि यहाँ से बहाव किया। और अरेत कौन सा है, जो इनके बीच में ये जो तीखा ऊपर जो तीखी लाइन बनी हुई है ना, ये अरेत है। जो इनके बीच में तीखी जो कटक नुमा एक आकृति है, इसे हम क्या कहेंगे, अरेत। एक हो गया हमारे पास में सर्क। और अब इन दोनों की वजह से जो बीच का पोर्शन था, जो ऊपर का पोर्शन था, उसे कहेंगे हॉर्न। उसे क्या कहेंगे भी, हॉर्न। इधर कौन सा आ गया, सर्क। इधर कौन सा आ गया, सर्क। दोनों सर्क के बीच में कौन सा आ गया, अरेत। तो ऊपर का जो ये क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे, हॉर्न। इसे क्या कहेंगे, हॉर्न। जो ऊपर इसके, हॉर्न माने सींग, हॉर्न माने सींग। तो वो सींग की जैसे आकृति मिल रही है आपको, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, हॉर्न बन गया। यानी उसकी चोटी, जो उसकी चोटी होगी उसे हम हॉर्न कहेंगे। दोबारा और देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कोई पिक्सल फटे हुए दिख रहे हैं या पूरा साफ दिख रहा है, पिक्सल फटे हैं, साफ दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास में बीच का जो क्षेत्र था, ये जो खाली क्षेत्र हो गया, ये तो है सर्क, ये सर्क है। और जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है, इसे हम क्या कहेंगे, अरेत। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अरेत। और अरेत के बाद में जो ऊपर का हिस्सा रह जाएगा, जो ये उस पहाड़ी की चोटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्न कहेंगे। और जब तक हिमनद होते हैं, देखो ये वाली जो इसकी जो घाटी बनेगी ना, इसकी घाटी बनेगी यू आकार की, ध्यान रखना। इसमें घाटी कैसी बनेगी, इसमें वी आकार की घाटी नहीं बनेगी। क्या बनेगी इसमें, यू आकार की घाटी। हिमनद की जो मुख्य घाटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो उसकी अन्य घाटियाँ होती हैं दूसरे पर्वतों से जो आएंगी वो छोटी होती हैं। और पहले तो हमें यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि ये घाटी लटकती है या नहीं। ये देखो, अब आपको यहाँ बराबर लग रही है, ये बड़ी घाटी है हमारे पास में, ये तो हमें दिख रही है, परंतु ये छोटी छोटी घाटियाँ ऐसे लग रहे हैं ये तो बराबर मिल रही हैं, दोनों का लेवल कैसा बराबर है। परंतु जब इसमें से हिम चला जाएगा तो ये खाली हो जाएगी, तो अब हमें रियल में पता चलेगा कि वो घाटियाँ तो इसमें क्या हो रही हैं, लटक रही हैं। वो तो इससे क्या थी, ऊंची थी घाटियाँ, तो वही घाटियाँ लटकती घाटी कहलाएगी। और उसमें से जो पानी गिरेगा वो किस रूप में गिरेगा, जलप्रपात के रूप में गिरेगा। और इसी बीच एक बात और देख लीजिए कि जब ये दोनों सर्क बहुत अधिक गहरे हो जाएंगे, इधर से भी गहरा हो जाएगा, इधर से भी गहरा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अभी एक गैप हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, जिसे हम ला कहेंगे, कॉल ला। क्या कहेंगे भी, कॉल ला। ला का अर्थ होता है दर्रा। ला का अर्थ क्या होता है अभी, दर्रा। यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, दर्रा बन जाएगा। दर्रा किसे कहते हैं, जो पहाड़ियों के बीच का रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे है फुलवारी की नाल, उदयपुर के अंदर है फुलवारी की नाल, तो यहाँ अपन उसको नाल कहते हैं, दर्रे को क्या कहते हैं, नाल। तो वो क्या है, रास्ता है। जैसे आप ये देसूरी की नाल से होकर के कुंभलगढ़ जाओगे, तो देसूरी की नाल जो है वो घाटियों के बीच में है, थोड़ा सा एरिया है जहाँ से सड़क जाती है, तो वो दर्रे होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दर्रे बन जाएंगे। इधर से भी कटाव हो गया, इधर से भी कटाव हो गया, बीच का भाग वैसे के वैसे रह गया, तो दोनों में आर पर यहाँ से क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल ला। क्या कहेंगे भी, कॉल ला। दर्रा नहीं कहेंगे यहाँ पे दर्रा शब्द नहीं लेना है, दर्रा शब्द पहाड़ियों में आता है, ठीक है ना। यहाँ हम हिम के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति की बात कर रहे हैं। ओके, आगे चलिए देखते हैं। अब जब ये सर्क ज़्यादा गहरा हो जाएगा, अब देखो सर्क क्या हो गया, अत्यधिक गहरा हो गया। ये वही सर्क है, पहले अपन दूर से देख रहे थे, अब उसको नज़दीक से देख रहे हैं, तो ये सर्क क्या हो गया, गहरा अधिक हो गया। गहरा अधिक होने की वजह से यहाँ जब अवशेष जमा हो जाएगा और ये जब बर्फ़ चली जाएगी, यहाँ से सिर्फ पानी रह जाएगा, तो यहाँ बनेगी झील, जिसका नाम क्या होगा, टॉर्न झील। क्या नाम होगा, टॉर्न लेक। क्या बन गया यहाँ पे, टॉर्न लेक, टॉर्न झील बनेगी। तो टॉर्न झील कैसे बनती है,
जब सड़क अत्यधिक गहरा हो जाता है तो उसमें पानी रुकने की वजह से एक झील निर्मित होती है जिसे हम टॉर्न झील कहते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। जिस प्रकार का आपने अवनमन कुंड देखा था, लगभग जैसे हमने अवनमन कुंड देखा था वैसे ही लगभग ये क्या हमारे पास में टॉर्न झील होती है, सड़क के अत्यधिक गहरे होने की वजह से। ओके, अब देख लीजिए कि हमने पहाड़ी पर इसकी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ देखी थी। हिम के पर्वत पर हमने कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ देखी थी? पर्वत पर पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में हमने इस पर जो स्थलाकृतियाँ देखी है वो सबसे पहले तो है हिम की चादर। क्या है सबसे पहले? हिम चादर। अब ये हिम चादर जो है यहाँ पर घर्षण की वजह से अब ये यहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगी, हिम खिसकना शुरू हो जाएगी, हिम के खंड जो है खिसकना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या बन जाएगा? सर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी सर्क बन जाएंगे, दोनों तरफ, इसके चारों तरफ ही सर्क बन जाएंगे। अभी अपन दो ही साइड देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं समतल आकृति बना रहा हूँ, 3D नहीं ना बना रहा। 3D बनाता तो अपन तीन डायमेंशन इसके देख पाते हैं अपन, यहाँ पे 2D देख रहे हैं अपन, तो इधर देख रहे हैं। तो अब इन दोनों सर्क के बीच में अरेत, अरेत किसे कहते हैं? सर्क के बीच की तीक्ष्ण कटकनुमा स्थलाकृति, कटकनुमा स्थलाकृति, ये क्या कहलाएगी? अरेत कहलाएगी। फिर हॉर्न किसे कहेंगे? हॉर्न, हॉर्न सर्क के ऊपर, सर्क के ऊपर, ऊपर जो होगी हमारे पास में ऊपर सींगनुमा, सींगनुमा पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग क्या कहलाएगा? हॉर्न कहलाएगा। फिर टॉर्न किसे कहेंगे? टॉर्न, टॉर्न सर्क के दोनों ओर से अत्यधिक, सॉरी ये तो अपने दोनों ओर नहीं कहेंगे, इसमें सीधे ही अपन लिखेंगे सर्क के अत्यधिक गहरा होने पर, सर्क के अत्यधिक गहरा होने से निर्मित स्थलाकृति में जल रुकता है तो टॉर्न झील बनती है। ठीक है। और हमने देखा टॉर्न के बाद में एक हमने देखा था अभी कॉल लॉ, कॉल ला, कॉल ला, ला मैंने दर्रा, जैसे शिपकीला, सिक्किम के अंदर है शिपकीला, शिपकीला। ठीक है। तो ये कॉल लॉ जो है ये क्या हो गया? अभी सर्क के दोनों ओर से अत्यधिक गहरा होने के कारण अरेत के नीचे का, अरेत के नीचे एक रास्ता निर्मित होता है, एक रास्ता निर्मित होता है अरेत के नीचे। जो अरेत था, तीक्ष्ण जो कटक था, उस कटक के नीचे क्या हो गया? दोनों तरफ से सड़क के गहरा होने से आर पर एक रास्ता बन गया, तो उसे अपन क्या कहेंगे? कॉल लॉ कहेंगे। क्लियर है? ये बातें होगी। आगे देखिए, ये तो थी पर्वतीय क्षेत्र में। अब नदीय क्षेत्र में आकर के कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनेगी नदीय क्षेत्र में आकर के? तो देखिए यू आकार की घाटी, क्या बनेगी? यू आकार की घाटी बनेगी। तो
यू आकार की घाटी बन गई। अब जब इस यू आकार की घाटी के बीच में कहीं ना कहीं उत्पाट होगा तो उसके बीच में जो खड्डा बनेगा, यू आकार की घाटी के बीच में मान लेते हैं कहीं पे खड्डा बन गया, उसे क्या कहेंगे? बियर्ड झील कहेंगे। उसे कहेंगे बियर्ड झील। बियर्ड झील कहाँ बनती है? यू आकार की घाटी के मध्य उत्पाटन से बने खड्डे में जल रुकने से क्या बनता है? अभी झील का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बियर्ड झील कहते हैं। दैत्याकार सोपान, हिम सोपान, हिम वेदिका, यानी पहले जब हम शिप्रिकाएँ देख रहे थे तो शिप्रिकाएँ जो थी ना वो लगभग छोटी छोटी होती है। इस प्रकार से शिप्रिकाएँ होती हैं जो नदी के द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ हिमनद है, हिम भारी भरकम हिम है, तो यहाँ पर जो बनेंगे ना वो बड़े बड़े सोपान बनेंगे। ये मानव के चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं और ये दैत्य देवताओं के या दानवों के चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं। बड़े बड़े दानव होते हैं उनके लिए सीढ़ियाँ जो होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दैत्याकार सीढ़ियाँ। कैसे कहते हैं इसको? दैत्याकार। ये सीढ़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि शिप्रिकाओं से बड़े आकार की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो सोपान होते हैं, उसे दैत्याकार सोपान कहते हैं। यह हिमनद के द्वारा निर्मित होते हैं। पेडानोस्टर झील। अब पेडानोस्टर झील क्या होता है? जब अब यहाँ से हिमनद है, हिमनद जब यहाँ से गिरेगी, यहाँ पे नीचे यहाँ गिरेगी, तो यहाँ पर क्या करेगी? खड्डा करेगी। यहाँ पे क्या करेगी? खड्डा। तो इस खड्डे की वजह से यहाँ पर एक झील बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? पेडानोस्टर झील कहेंगे। तो पेडानोस्टर झील यहाँ बनेगी, फिर यहाँ पर बन जाएगी इस प्रकार से, फिर यहाँ पर बन जाएगी। तो ये क्या होती है? पेडानोस्टर झील होती है जो कि इसके तले में बनती है, जो कि दैत्याकार सोपान के तले में बनेगी। तो अब तक हमने 3 झीलें देखी। एक तो सर्क के अत्यधिक गहरा होने से बनी थी, क्या नाम था उसका? टॉर्न झील। क्या था? टॉर्न झील। एक यू आकार की घाटी के अंदर उत्पाटन से बना था, उसे क्या कहा? बियर्ड झील कहा। और एक दैत्याकार सोपान की गहराई में यहाँ पर इस क्षेत्र में बना, तो इसे हम क्या कहेंगे? पेडानोस्टर झील कहेंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र है? नदी क्षेत्र। जब वो हिमनद नदी के रूप में आ रहा है। इससे पहले जो हमने देखा था वो कौन सा क्षेत्र था? जब वो पर्वतों से शुरू हुआ था, उसके अंदर देखा था कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब हम देखते हैं कि जब हिमनद मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां पर क्या स्थलाकृतियां बनाएगा। तो आपको पता है मैदानों में पहुंचने से उसकी एक तो गति कम हो जाएगी। अब तक उसकी गति बहुत अधिक थी क्योंकि खड़े ढलानों से आ रहा था, अब मैदानों में आ गया है तो अब उसकी गति क्या होगी? कम होगी। तो अब उत्पाटन नहीं करेगा, अब क्या करेगा? अपघर्षण करेगा। क्या करेगा? अभी अपघर्षण से कठोर चट्टान को चिकना बनाते हुए आगे बढ़ेगा। अब जो हिमनद है वो अपघर्षण करते हुए कठोर चट्टान को चिकना बना देगा। जैसे हवा ने ग्रेनाइट चट्टानों को चिकना बनाया था, तो उसे हमने क्या नाम दिया था? इंसेलबर्ग। क्या कहा था? इंसेलबर्ग। और उसी को ही मरुद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मरुद्वीप। वो मरुस्थल के अंदर मरुद्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हिमद्वीप। क्या कहेंगे? हिमद्वीप। ये हिम के क्षेत्र में हमें दूर दूर तक द्वीपों के रूप में नजर आएंगे। कैसे होंगे? देख लीजिए इस प्रकार से। इसके ऊपर हिम कुछ नहीं कर पा रही है, बस इसके ऊपर से जब हिम बहेगी, उधर से हिम आएगी तो इसको बस चिकना करती हुई आगे निकल जाएगी। और ये दूर दूर तक, जैसे ये हिम के पहाड़ हैं तो दूर दूर तक हमें ये इस प्रकार के जो मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? नूनाटक कहलाएंगे। क्या कहेंगे उसको?
नू नाट्य कहते हैं। और इसी स्थलाकृति को वायु के क्षेत्र में क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखिए मेष शिला। मेष, मेष क्या होता है? बेड़। मेष क्या होता है? बेड़ होता है। अब देखिए ये दोनों एक ही जैसी स्थलाकृतियां हैं, बस थोड़ा सा इसमें दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसे हम मेषशिला कहेंगे, बेड़शिला कहेंगे। यानी जब हिम के क्षेत्र में एक कठोर चट्टान आती है तो हिम क्या कर सकती है? अभी अपघर्षण करेगी, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में। तो हिम क्या करती है? अपघर्षण करती है इसका, इसे चिकना बना देती है। ये किस दिशा से चढ़ती है? तो मेषशिला के अंदर हिम जब चढ़ती है तो वो अवतल ढाल से चढ़ती है। अवतल ढाल से चढ़ेगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब हिम के रास्ते में, हिमनद के रास्ते में एक कठोर चट्टान आ जाती है और हिम जो है उसके अवतल ढाल से चढ़ती है और उत्तल ढाल से नीचे उतरती है, तो ऐसी जो स्थलाकृति बनेगी ना वो मेषशिला होगी। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि एक ऐसी चट्टान आ जाए जिसका उत्तल ढाल आगे हो, तो वो उत्तल ढाल से चढ़े और अवतल से उतरे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भी यहाँ पे श्रृंगपुच्छ। उसे क्या कहेंगे? श्रृंगपुच्छ कहेंगे। अब इसमें हिम का फ्लो कैसा है? हिम का फ्लो, इधर कौन सा ढाल है? उत्तल ढाल है। इधर कौन सा है? अवतल ढाल है। दोनों में डिफरेंस इतना सही है कि उत्तल ढाल से चढ़ेगी तो सामने इसके टकराएगी, इसको यहाँ पे देखो कंगी नुमा बना देगी। इसे क्या बना देगी? कंगी नुमा यहाँ बना देगी। और इसके पीछे जो भाग होगा इसे ये अपघर्षण से चिकना कर देगी, बहुत ही पतला कर देगी, और ऐसा हो जाएगा जैसे पूंछ होती है। क्या बन जाएगा? पूंछ के रूप में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? श्रृंगपुच्छ। क्या बनेगा ये? श्रृंगपुच्छ। श्रृंगपुच्छ में आप लिखोगे कि हिम किस दिशा से चढ़ती है। जब हिमनद के रास्ते में एक कठोर चट्टान आती है और हिम उत्तल ढाल से चढ़ करके अवतल की ओर उतरती है, तो उत्तल ढाल को वह कंगी नुमा बना देती है और अवतल ढाल पर वो अपघर्षण से पूंछ के रूप में बना देती है। तो हम इसे कहते हैं श्रृंगपुच्छ। उल्टा कर देंगे, जब हिमनद के रास्ते में एक कठोर चट्टान आती है और हिम अवतल ढाल से चढ़ती है। कौन से? अवतल। अवतल ढाल होता है मंद ढाल। अवतल ढाल जो होता है वो कैसा होता है? मंद ढाल। मंद ढाल से जब वो चढ़ती है और आगे गिरती है उत्तल ढाल पर, तो वहाँ पर यह ऊन के रूप में, यानी इसको कैसा बना देगी? ऊन। ऐसा लगेगा जैसे ये ऊन है। और ऊन किसकी होती है? भेड़ की। तो भेड़शिला कहेंगे इसको अपन। भेड़शिला यानी कि मेषशिला कहेंगे। तो 3 हमने स्थलाकृतियाँ देखी हैं। कहाँ की हैं ये? मैदानों की। 4 स्थलाकृतियाँ हमने देखी थी। कौन कौन सी? यू आकार की घाटी, एक लटकती घाटी, एक बियर्ड झील। कहाँ पे बनती है बियर्ड झील? यू आकार की घाटी के बीच में बनती है। एक हमारे पास में है दैत्याकार सोपान, यानी बड़े बड़े सोपान बनेंगे, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनेगी। ऐसा लगेगा कि ये देवताओं की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि अपन उन सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में उन सीढ़ियों के बीच में जहाँ वो चट्टानें आकर के गिरा करेंगी, हिम गिरा करेगी, वहाँ पर जो झील बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? पेडानास्टर झील कहेंगे। उससे पहले यदि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो सबसे पहले हिम जब शुरू हुई थी तो उसने पर्वतीय ढाल को, ये पर्वतीय ढाल है, इसे धीरे धीरे क्या कर दिया? गहरा कर दिया, एक कुर्सी की तरह बना दिया। ये क्या बन गया? कुर्सी की तरह। तो ये इसे क्या कहेंगे? सर्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सर्क। और इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि भी एक हमारे पास कुर्सी इधर से, एक इधर से बन गई, तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे? अरेत कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अरेत कहेंगे। और जब ये गहरा होकर के इतना अधिक गहरा हो गया कि यहाँ से आर पर रास्ता बन गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? कोलला। क्या कहेंगे? कोलला। और ये अगर गहरा होकर के इतना अधिक गहरा हो गया कि यहाँ पानी रुक सकता है, तो इससे क्या बनेगी? एक झील, जिसे कहेंगे टॉर्न झील कहेंगे। और इसके ऊपर का जो सिरा है उसे क्या कहेंगे?
सींग यानी कि हॉर्न कहेंगे। तो सर्क, दूसरा बताइए अरेत, तीसरा बताइए हॉर्न, चौथा बताइए टॉर्न झील, पांचवा बताइए कौला। 5 स्थलाकृतियाँ पर्वत में। फिर जब आए अपन मैदान नदी के अंदर, तो पहले बनी यू आकार की घाटी, दूसरी बनी लटकती घाटी, तीसरा वहीं पर मिलेगा जलप्रपात, चौथा उस यू आकार की घाटी के बीच में बनेगी झील जिसे क्या कहेंगे, बियर्ड झील। ठीक है, 4 हो गई। 5वीं हमें वहाँ पर क्या मिलेगी, 5वीं दैत्याकार सोपान, और छठा मिलेगी हमें पेडानास्टर झील। तो 6 स्थलाकृतियाँ यहाँ पर हुई। मैदानों में आए तो ऐसी चट्टान मिली, कठोर चट्टान, जिस पर हिम ने सिर्फ अपघर्षण किया और कुछ नहीं कर पाई, तो उसे कहेंगे नूनाटक। फिर ऐसी चट्टान आई जिसके अवतल ढाल से चढ़ करके उत्तल की ओर उतरी, तो मेषशिला। और अगर उत्तल ढाल से चढ़ करके पूंछ की तरफ उतरी तो श्रृंग पूछ। 3 स्थलाकृतियाँ यहाँ पर होगी। ये थी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसके बाद में हमारे पास में कौन सी आएगी, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब यहाँ पे एक बार वापस से देख लीजिए। सबसे पहले देखो, ये सर्क है, ये जो गहरा भाग दिख रहा है आपको, ये सर्क है। इस सर्क के अत्यधिक गहरा होने की वजह से यहाँ पे क्या बना, टॉर्न झील बनी। ये जो इसके दोनों तरफ से जब सर्क बन गया, तो ये बीच में ये एक भाग रह गया, इसे हम क्या कहेंगे, अरेत कहेंगे। और ऊपर का जो इसका क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, हॉर्न कहलाएगा। फिर जब ये घाटियाँ इस में बड़ी घाटी में गिरेंगी, तो इस घाटी को हम क्या कहेंगे, लटकती घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे, हैंगिंग वैली कहेंगे। ये लटकती हुई घाटी है। इस हैंगिंग वैली से जब पानी नीचे गिरेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वाटरफॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटरफॉल कहेंगे। और उस वाटरफॉल के बाद में क्या मिलेगी हमें, एक बड़ी घाटी मिलेगी। वो कैसी होगी, यू आकार की घाटी होगी। उस यू आकार की घाटी के बीच में जब पानी रुकेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, बियर्ड झील कहेंगे। तो ये देखिए, इतनी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर हो चुकी हैं, लगभग सारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, कुछ रह गई, जैसे दैत्याकार सोपान रह गए और पेडानास्टर रह गया। तो ये आ गई आपके पास में वो टॉर्न झील। ये कौन सी झील है, टॉर्न झील, जो कि अत्यधिक गहरा होने की वजह से, ये सर्क के अत्यधिक गहरा होने की वजह से बनी है। इसे हम क्या कहेंगे, टॉर्न झील कहेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर बनती है, पर्वतों में बनती है। कहाँ, पर्वतों में। चलिए, अब आता है हिमनद के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये हमारे पास में निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। सबसे पहले देखते हैं हिम ड्रिफ्ट, यानी जो हिम होती है अब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। जो भी अपने साथ में वो मलबा लेकर के आई थी, अब वो ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाएगी, अब उसे छोड़ना शुरू करेगी। क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो अपने द्वारा लाए गए, अपने द्वारा लाए गए अवसाद को, लाए गए अवसाद को इधर उधर छोड़ना, इधर उधर छोड़ना, ये क्या कहलाएगा, हिम ड्रिफ्ट कहलाएगा। टील, अब इस अवसाद में हिम के छोटे छोटे टीले क्या कहलाएंगे, टिल कहलाएंगे। वो टीले नुमा हो जाएगा ना, तो टीले कहलाएंगे। हिमोड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अगस्त हिमोड, एक होता है पार्श्विक हिमोड, एक होता है मध्यस्थ हिमोड, और एक होगा तलस्थ हिमोड। यानी कि अब अवसाद को अपने तले में जमा करना, तलस्थ हिमोड।
अपने बीच में जमा करना मध्यस्थ हिमोड, हिमनद के साइडों में जमा करना पार्श्विक हिमोड, और अंत में हिम के आगे छोड़ना अग्रस्त मोड, अग्रस्त हिमोड कहलाएगा। ड्रमलिन क्या होते हैं? तो ड्रमलिन भी उसी प्रकार से जैसे, यानी कि इसके जो अग्रस्त हिमोड है, अग्रस्त हिमोड के बीच में से होकर के जब ये हिम बहेगी, इससे पहले देखो केम किसे कहते हैं? केम है पार्श्विक टीले, केम कहलाते हैं। इन पार्श्विक टीलों के मध्य है, यही आएगी मात्रा, पार्श्विक टीलों के मध्य जो झील बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? केटिल। और जब केटिल के मध्य हिमोड जमा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हमक कहेंगे। कैसे? देखिए जरा, केम की बात करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास में ये क्या है? केम, ठीक है, ये केम हो गया, यहाँ पर जमा होगी मिट्टी। अब इसके बीच में जो पानी रुकेगा उसे हम क्या कहेंगे? केटिल कहेंगे। और उस केटिल के बीच में अगर कहीं कहीं हिमोड जमा हो जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हमक। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? हमक कहलाएगा। ये तीन संरचनाएं एक जैसी होगी, ठीक है। दोनों तरफ बाहर में छोड़ दिया केम है, बीच में जो झील है वो केटिल है, और उसके बीच में जो थोड़े बहुत हिमोड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? हमक कहेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा रह गया हमारे पास में। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये पार्श्विक हिमोड है। ये कौन सा हिमोड है? पार्श्विक हिमोड है, इसे हम पार्श्विक हिमोड कहेंगे। उसके बाद में देखिए ये कौन सा हिमोड होगा? मध्यस्थ हिमोड होगा। क्या कहेंगे इसको भी? मध्यस्थ हिमोड कहेंगे। मध्यस्थ हिमोड के बाद में एक तलस्थ हिमोड होगा जो तले में रहेगा, और एक ये है, ये कौन सा हिमोड है? अग्रस्त हिमोड है, ठीक है। एंड मोरेन मिडल हो गया, लैटरल हो गया, साइडों में हो गया, ठीक है। और इसके बीच में से अब यहाँ हिम रुक जाएगी क्योंकि हिम को अब बहाव नहीं मिल रहा आगे। अब वो हिम यहाँ पे पिघलेगी और पिघलती हुई नदियों के रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जो ये नदियों के बीच में आगे बढ़ेगी तो ये जो क्षेत्र होगा इसे हम क्या कहेंगे? ड्रमलिन। क्या कहेंगे इसे? हम ड्रमलिन कहेंगे। क्लियर हो गए सारे के सारे? कौन सा रह गया? एक रह गया एस्कर। ये हो गया एस्कर। एस्कर होता है जो मध्यस्थ हिमोड होते हैं ना, मध्यस्थ हिमोड, वो मध्यस्थ बीच में, देखो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, तो बीच का जो क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थर नुमा, कटक नुमा जो क्षेत्र बचेगा, जो हिमोड होगा वो एस्कर कहलाएगा। और ये एस्कर जो होता है सर्वाधिक ही है फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड में क्या करते हैं अभी? फिनलैंड, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में है, तो फिनलैंड में इस एस्कर के ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अभी इसके ऊपर क्या बना दिया जाता है? रेल मार्ग बना दी जाती है। देखो अभी इतनी जमा हो चुकी है, इतनी पक्की हो चुकी है ये वाली मिट्टी, क्योंकि बारीक बारीक मिट्टी जमा होकर के ये एस्कर बना है। इसके ऊपर अब रेल पटरियां बिछा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो है ये एस्कर जो होता है बिना हिम के इस प्रकार के नज़र आता है, हिम के साथ एस्कर जो है वो इस प्रकार का नज़र आता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में। ये था आपका हिम से अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, जिसमें से अपर्दन वाली स्थलाकृति अच्छी तरीके से याद रख लेना, साथ में 2-4 निक्षेपण वाली याद रखना, क्योंकि आपका जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इसी प्रकार का ही होगा कि पवन द्वारा पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए, अथवा में दे देगा कि हिम के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ दे दी।
यानी एक का आवर्धन पूछ लिया, दूसरे का निक्षेपण पूछ लिया। अब आपको जो आता होगा आप वो उठा लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको 3 मैंने यहाँ पे बता दिए हैं।